अभी आपने जो गाना देखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बीजेपी का आजकल एक तरह से राष्ट्रीय थीम बन चुका है। एक इनका गाना बन चुका है राष्ट्रीय स्तर का, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सियासत हमेशा जो है वो सामाजिक जो माहौल होता है उसमें कुछ ऐसे शब्दों के साथ चलती है जिनमें असर होता है या जिनमें भावनात्मक एक तरह से लगाव जो है वो पैदा हो जाता है। राम मंदिर बनने के बाद से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भगवान राम का राजनीतिकरण जो है वो हो चुका है, क्योंकि ये गाना साबित करता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हालांकि इसमें भी विरोधाभास है। भगवान किसी के लाए आते नहीं, किसी के भेजे जाते नहीं। और आम पब्लिक को तो यही लगता है कि बीजेपी ने जो राम मंदिर है उसका निर्माण किया है। कोई दो राय नहीं। अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए, जो मसला सैकड़ों सालों से लंबित था वो बीजेपी के टाइम में ही हल होता नजर आया है। खैर, अब मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ वो बीजेपी के इस गाने के साथ, जो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसके मुकाबले में है। लेकिन इसके जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल अलग से हैं। हिमाचल कांग्रेस, क्योंकि हिमाचल के लोग हैं तो हम हिमाचल की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये एक तरह से गीत बनता नजर आ रहा है, जो कांग्रेस की सरकार को लाए हैं हम उनको भुलाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, तो ये बात हमारी नहीं है या हमारी कही हुई नहीं है, ये बात है राजेंद्र राणा की। सुजानपुर से विधायक हैं और इतिहास पलटने में मास्टर रहे हैं, लगातार हैट्रिक मार चुके हैं अपनी विधानसभा के अंदर, और फिलहाल वो सियासत में हाशिए पर चले हुए हैं कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी। पिछले कल हमीरपुर में जो भाजपा के प्रवक्ता हैं विनोद ठाकुर, उनके घर में एक फंक्शन था, वहां पर राजेंद्र राणा गए हुए थे। वहां पर जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने एक आईना हाथ में उठा लिया और जितने तीखे हमले एक कोड लैंग्वेज में कर सकते थे उन्होंने वो कर दिए। अगर आप इन कोड को डिकोड करेंगे तो आपको बहुत सारी हकीकत जो है वो सामने नजर आती दिख जाएगी। राणा का पहला आरोप था कि जो कैबिनेट रैंक दिया हुआ है, जिन लोगों ने ना चुनाव लड़ा, ना जिन लोगों की कोई भूमिका, जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस के भीतर जो माहौल है, जिन लोगों की तो भूमिका ही नहीं रही, फिर इन लोगों को वो कैबिनेट रैंक क्यों दिए गए। तो राणा ने क्या कहा ये जरा आप सुन लीजिए। देखिए, कैबिनेट रैंक जो बांटे जाते हैं ये मुझे समझ नहीं आती है कि कई जगह तो इस सरकार में ऐसे हो रहा है कि जो कैबिनेट रैंक जिनको दिए हैं वहाँ चुने हुए लोग जो हैं वो पीछे हो रहे हैं, और कैबिनेट रैंक जिनको मूंगफलियों की तरह बांट दिए गए हैं वो उनको ज़्यादा तरजीह मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि सरकार एमएलए के कारण चलती है। ठीक है, साथियों को, मित्रों को कई बार मोबिलाइज भी करना पड़ता है, तो करने चाहिए, सारे करने चाहिए। कार्यकर्ता जो है जिन्होंने काम किया उनको भी मोबिलाइज करना चाहिए, पर उसका भी एक लिमिट होती है, सीमा होती है। सब चीज़ों को सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। तो सुन लिया आपने कि राणा क्या कह रहे हैं। सीधा आरोप है कि कैबिनेट रैंक जो है वो मूंगफलियों की तरह बांट दिए गए। अब रेवड़ियों की मिठास तो कैबिनेट रैंक जो कायदे से होता था, उसकी जो गरिमा होती थी, उसके ऊपर अब कांग्रेस के नेता ही सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। आपने सुना होगा कि राणा ने यह भी कहा कि मित्रों को, दोस्तों को, तो ये जो मित्र शब्द था ये तब से ही हावी हो गया था कांग्रेस की सरकार में जब इसका गठन हुआ था। कैबिनेट रैंक बांटे गए और जो चुनाव लड़कर विधायक बने थे उनको कैबिनेट रैंक देने से परहेज बरता जा रहा है। ये आरोप भी शुरुआती दौर से कांग्रेस के भीतर चलता रहा। अब दूसरा जो अटैक राणा ने किया वो सीधे सीधे जो कांग्रेस का संगठन है उसका दर्द का जो बारूद है, उस बारूद को लेकर एक बम बनाया और सीधा सरकार के सिर पर फोड़ दिया। सीधा कहा कि ये जो लोग जिन्होंने सरकार लाने में लड़ाई लड़ी, अहम भूमिका निभाई, प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, जो भी एक विपक्ष के दौरान सत्ता हासिल करने के लिए सरकारें करती हैं या पार्टियां करती हैं, उसके ऊपर ये सबसे बड़ा सवालिया निशान था। उन्होंने कहा कि जो काम के लोग थे वो तो एडजस्ट हुए नहीं, और जो दूसरे लोग थे जो नजदीकियां रखते थे वो तमाम लोग एडजस्ट हो गए। कोई दो राय नहीं है। अगर आज तक की हकीकत देखें तो 1 साल से ऊपर हो गया और बहुत कम ऐसे कार्यकर्ताओं के केस हैं जो वापस हुए हैं, जो पॉलिटिकल केसेस चलते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो।
एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर केस डाले जाते हैं। लेकिन उन केसेस में भी बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनकी अभी तक वापसी नहीं हो पाई है। दूसरा राणा का तंज ये था कि इन लोगों को भी मान सम्मान की जरूरत है, इन लोगों को कहीं सरकार में कहीं एडजस्ट नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे राणा के सुर मिले प्रतिभा सिंह के साथ, जो कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो लगातार हाईकमांड के आगे कह रही हैं कि जो संगठन के लोग थे उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा। फिर सवाल उठता है कि जो लोग एडजस्ट हुए हैं क्या वो संगठन के लोग नहीं हैं? क्या उन्हें सुखविंदर सिंह का जो विरोधी धड़ा है वो उन्हें संगठन का आदमी नहीं मानता है? सवाल बहुत सारे हैं कांग्रेस के अंदर जिनके ऊपर अब बवाल उठने शुरू हो गया है। हालांकि इस बातचीत के दौरान राणा ने ये कहा कि ये जो लोग हैं जिन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया है वो उसके काबिल नहीं है या फिर उसके हकदार नहीं है। इशारा तो राणा का कुछ ऐसा ही था। लेकिन ये भी हकीकत है कि इन दिनों हिमाचल में जो पुलिस है वो पायलट व्यवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि वीवीआईपीज़ को दी जाती है। इसके लिए जो अधिकृत नहीं है उनके आगे भी पायलट घूमती है। और ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं जिनमें जो कैबिनेट रैंक से नवाजे हुए लोग हैं, जो कि जनता द्वारा चुनकर सरकार में नहीं भेजे गए हैं, सरकार का हिस्सा नहीं बनाए गए हैं, उनके साथ ही पायलट की गाड़ियां घूमती हैं। आरोप तो यहाँ तक भी हैं कि जहाँ तक जीप जो है पायलट जीप वो चलती है वहाँ तक वो, और अगर कहीं संकरी जगह आ जाए तो वहाँ पर पुलिस के जो बाइक हैं पायलट बाइक्स वो दौड़ने शुरू हो जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या पंप एंड शो की जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस में इतनी अहम हो चुकी है कि उन्हें बिना पायलट के मूव करना अच्छा ही नहीं लग रहा। जनता में भी यही सवाल है। सियासत में चाहे जो मर्जी हो, लेकिन जब जनता में सवाल उठते हैं तो उनका जवाब देना हर सत्ता में जो बैठा होता है व्यक्ति उसके लिए मुश्किल हो जाता है। राणा ने एक और बात कही कि मुख्यमंत्री को मजबूती एमएलए देते हैं। इशारा देखिए क्या था, इशारा बहुत घातक भी था और बहुत असरदार भी जिसे कहा जा सकता है। उन्होंने सीधे कहा कि मुख्यमंत्री को जो बल है, जो पॉलिटिकल पावर है वो दी जाती है एमएलए के द्वारा, ना कि उन लोगों के द्वारा जो नॉमिनेटेड होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर चली हुई हैं, फिर इनके ऊपर किसी की नजर क्यों नहीं जाती? कांग्रेस के भीतर और बाहर लगातार बवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले से भाजपा ने शोर मचाया हुआ था कि जो ऐच्छिक निधि है वो नहीं दी जाती, जो ऐच्छिक निधि है वो नहीं दी जा रही। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आता है कि ये गलत बात फैलाई जा रही है कि विधायक निधि रोकी गई है और विधायक निधि नहीं दी जा रही। भाजपा ने बाकायदा जो प्लानिंग की बैठक थी उनका बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया था कि अगर 28 तारीख तक जो पैसा है, वो जो किस्त है वो रिलीज नहीं की जाती तो उन मीटिंग्स का वो बहिष्कार करेंगे। पिछले कल खबर आती है कि सरकार ने चौथी किस्त जो थी वो जारी कर दी है और इसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि सरकार को चौंकाने वाला भी था और हैरान करने वाला भी था। पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने यह कहा कि हमारे पास भी सूचना है और हमारे पास भी अंदर से सूचनाएं आती हैं। खैर, मामला मैनेज होना था, हर हाल में मैनेज होना था, हुआ और आज से वो बैठकों का दौर शुरू हो गया। लेकिन मैं हमीरपुर की बात कर रहा हूँ। आज प्लानिंग कमीशन की बैठक में राजेंद्र राणा का भी जाना तय था, लेकिन वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। और साफ तौर पर जो उन्होंने विधायक निधि के लिए कहा वो भी जरा सुन लीजिए। विधायक निधि बड़ी सार्थक होती है। जो दफ्तरों में बैठे हैं ना अफसर, उनको नहीं मालूम कि गांव में क्या हो रहा है, क्योंकि विधायक तो गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर में जाता है, उसको मालूम है कि कहाँ क्या किस चीज़ की जरूरत है। तो विधायक निधि जो है ना, ये जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे उसमें उन्होंने शुरू करी थी, 25 लाख से शुरू हुई थी। आज 2 करोड़ 10 लाख रुपये विधायक निधि है पूरे साल की, जो कि 4 बार क्वार्टरली आती है, जिसकी जो है वो 52,50,000 रुपये बनती है। इससे जो है छोटे छोटे काम लोगों के, विधायक लोगों के बीच में जाता है, उनकी कुछ उम्मीदें होती है लोगों की, वो अनाउंसमेंट करता है। तो विधायक निधि डिले करना, रोकना, मुझे लगता है कहीं भी कोई भी तर्कसंगत नहीं। तो देखा आपने, यहाँ पे भी राणा ने एक और पॉलिटिकल शॉट जड़ दिया। उन्होंने कहा कि अफसरों को मालूम नहीं होता है कि गांव में छोटे छोटे जो काम होते हैं, जो लोगों की छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, वो अफसरों को पता नहीं होती। इनका ज्ञान उन्हीं एमएलएस को होता है जो कि फील्ड में 24 घंटे रहा करते हैं। तो
व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया। राणा ने पिछले कल धड़ाधड़ सवाल उठाए, चाहे वो सरकार हो या संगठन हो। अब अफसरशाही भी उनके इस सवाल के साथ कटघरे में खड़ी हो गई है कि अफसरों को कुछ पता नहीं होता कि आम आदमी की जरूरत गांव में क्या है। यानी राणा ने एक तरह से पॉलिटिकल स्टेन गन हाथ में पकड़ी और बिना निशाना लगाए चारों तरफ एक तरह से जो धुआंधार गोलीबारी है वो शुरू कर दी। निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि मामले ही इतने उलझे हुए हैं कि जो कोई भी गोली कहीं भी निकलेगी वो निशाने पर हिट करेगी ही करेगी, चाहे भले ही निशाना वो सरकार का हो, संगठन का हो, अफसरशाही का हो, कुछ भी हो। राणा की हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरकार को कितने नंबर देते हैं, तो उन्होंने अपनी खाल बचाई भी और सरकार की खाल उधेड़ भी दी। किस तरह से क्या कहा, जरा सुनिए। सरकार के पूरे नंबर हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो सरकार को पूरे नंबर हैं। और इसके नंबर जो हैं, देखिए लोकतंत्र में एमएलए भी नंबर लगाता है, लोकतंत्र में नंबर जो लगाती है वो पब्लिक लगाती है। सुन लिया आपने कि नंबर तो पब्लिक देती है। अब पब्लिक में क्या रेपुटेशन है सरकार का या बाकी चीजों का, ये आम आदमी हम आप बेहतर जान सकते हैं कि सरकार को अगर नंबर देने हो तो कितने नंबर दिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, वो इस बाबत क्या कह रहे हैं। राणा से एक सवाल और भी पूछा गया कि क्या आप एमपी पद की रेस में हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि आपका हाईकमांड ये कहता है कि जिसको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा उसको चुनाव लड़ना होगा, और अगर वो चुनाव लड़ने से मना करता है तो ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी। तो इस पर भी सुनिए राणा ने क्या कहा। इसका फैसला अगर पार्टी कहेगी तो इसका फैसला जो है मैं सुजानपुर की जनता को पूछ के करूंगा। फिर राणा गेड़ा दे गए सियासत की भाषा में जो होंगे। उन्होंने कहा कि सुजानपुर की जनता ये फैसला लेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। इशारा साफ था कि अगर हाईकमांड हमारी मदद नहीं कर रहा है, जो उलझे हुए मुद्दे हैं, तो हम भी हाईकमांड की क्यों माने। सियासत में एक बात के कई मायने निकलते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे मायने जो हैं वो आज निकलते हुए नजर आए। 90 के दशक की एक फिल्म थी, उसका एक गाना था, राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। पर ये मौजूदा नई सदी के राणा जी हैं, वो गलतियां गिनवा रहे हैं कि गलतियां सरकार से हो रही हैं। और ये जो छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो अब कांग्रेस के भीतर भड़कने शुरू हुई हैं, ये कभी भी अलाव की तरह दहक सकती हैं। क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है एटलीस्ट हमीरपुर के अंदर, वो ऐसा है कि उसे हल्के में नहीं आंका जा सकता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसकी जो आंच है वो हमीरपुर तक ही सिमटी हुई है। हमीरपुर इसलिए अहम है कि यहीं से चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों संबंधित हैं इसी लोकसभा क्षेत्र के साथ। और जब घर में चिंगारी लगती है तो उसकी आग आसपास फैल जाए तो उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के भीतर का माहौल खुद कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। तो भेद आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी का ये राष्ट्रीय गान बन चुका है, राष्ट्रीय एक तरह का गीत बन चुका है, राष्ट्रीय गीत बन चुका है। मैं तो ये कहूँगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और कांग्रेसी ही कह रहे हैं कि जो सरकार को लाए हैं अब हम उनको बुलाएंगे। तो बवाल देखिएगा कहाँ है, टॉप टू बॉटम, पी टू पी, प्रिंसिपल टू पीएन, पीएन टू प्रिंसिपल, जो भी व्यवस्था होती है उसमें ये बवाल अब दहकने शुरू हो गया है। आपको इस माहौल पर क्या लगता है जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।